मुअम्मर गद्दाफी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में दो तस्वीरें आती हैं, एक क्रांतिकारी की और दूसरी एक तानाशाह की। कोई उन्हें एक विजनरी मानता था तो कोई एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। उनकी कहानी ऐसे ही कई विरोधाभासों से भरी हुई है। हम उन्हें गली गली, घर घर और अलमारी अलमारी में ढूंढ निकालेंगे। 2011 में जब अरब स्प्रिंग की लहर लीबिया पहुंची, तो ये शब्द गद्दाफी ने अपने विरोधियों के लिए कहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये शब्द एक तरह से उनके ही क्रूर अंत की भविष्यवाणी बन जाएंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 4 दशकों तक लीबिया पर एक छत्र राज करने वाला ये शख्स इतने हिंसक अंत तक पहुंचा कैसे? चलिए आज इसी पेचीदा कहानी को परत दर परत खोलते हैं और उनके उदय और पतन को समझते हैं। इस सफर में हम गद्दाफी के कई चेहरे देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक युवा क्रांतिकारी के तौर पर उनके उदय से, फिर बात करेंगे उनकी मशहूर ग्रीन बुक वाली अनोखी विचारधारा की। देखेंगे कि कैसे दुनिया से उनका टकराव हुआ, फिर कैसे उन्होंने एक पैन अफ्रीकन नेता के तौर पर अपनी नई पहचान बनाई, और अंत में उनका नाटकीय पतन और वो उलझी हुई विरासत जो वो पीछे छोड़ गए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्से से। एक युवा क्रांतिकारी, रेगिस्तान से निकलकर तानाशाही की गद्दी तक का यह सफर कैसा था? कहानी शुरू होती है 1942 से। एक गरीब बेडोइन परिवार में जन्मे गद्दाफी ने बचपन से ही पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक गुस्सा पाला। स्कूल के दिनों में ही वो मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर और अरब राष्ट्रवाद के विचारों के दीवाने हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि देश में बदलाव का रास्ता सेना से होकर जाता है, और इसीलिए 1963 में उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। और फिर महज 27 साल की उम्र में 1969 में उन्होंने बिना खून बहाए एक तख्ता पलट कर दिया और किंग इदरीस को सत्ता से हटा दिया। सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने सबसे पहले लिबिया से पश्चिमी सैन्य ठिकानों और इटली के लोगों को बाहर निकाला, और फिर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लोकप्रिय क्रांति शुरू कर दी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, गद्दाफी की ग्रीन बुक वाली दुनिया, मतलब एक नई पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, गद्दाफी सिर्फ एक हुक्मरान बनकर खुश नहीं थे, वो एक विचारक भी बनना चाहते थे। और इसी चाहत में उन्होंने पेश की अपनी मशहूर ग्रीन बुक। इसमें उन्होंने एक नई फिलॉसफी दी जिसे कहा गया थर्ड इंटरनेशनल थ्योरी। उनका दावा था कि ये दुनिया के दो बड़े सिस्टम्स, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का एक विकल्प है। इसमें इस्लामी समाजवाद और अरब राष्ट्रवाद का एक मिक्सचर था। और इसी किताब के आधार पर 1977 में उन्होंने लीबिया का नाम बदलकर जमाहिरिया रख दिया, मतलब जनता का राज। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि आम लोग सीधे कांग्रेस के जरिए देश चलाएंगे। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। पर्दे के पीछे से लगाम तो गद्दाफी और उनकी रिवॉल्यूशनरी कमेटियों के हाथ में ही थी। तो कह सकते हैं कि ये कागज पर लोकतंत्र था, पर जमीन पर तानाशाही। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर आ जाती है। अब बात करते हैं तीसरे दौर की, संघर्ष और अकेलापन, जब लीबिया दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। गद्दाफी ने अपने तेल के पैसे और ताकत का इस्तेमाल दुनिया भर में उग्रवादी गुटों को फंड करने में किया। चाहे वो आयरलैंड का IRA हो या फिर फिलिस्तीन का PLO, उन्होंने सबको मदद दी। यही नहीं, अपने पड़ोसियों मिस्र और चाड से भी लड़ाई मोल ली। नतीजा, दुनिया ने धीरे धीरे लीबिया से किनारा करना शुरू कर दिया। 1986 में बर्लिन में हुए एक बम धमाके के जवाब में अमेरिका ने त्रिपोली पर बम बरसाए, और फिर 1988 का लॉकर भी बम धमाका तो जैसे ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस आतंकी हमले के बाद तो UN ने लीबिया पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि देश की अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। अब जब दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए, तो गद्दाफी ने अपनी इमेज बदलने की एक जबरदस्त कोशिश की। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा अध्याय, एक पैन अफ्रीकन कायापलट, मतलब अरब राष्ट्रवादी से सीधे अफ्रीका के राजा बनने तक का सफर। हुआ ये कि गद्दाफी को ये बात समझ में आ गई कि पूरे अरब को एक करने का उनका सपना तो सपना ही रह जाएगा। तो उन्होंने पाला बदल लिया। उन्होंने अरब राष्ट्रवाद को छोड़कर पैन अफ्रीकनिज्म का झंडा उठा लिया। अब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका जैसे बड़े बड़े सपने दिखाने लगे और अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष बनकर खुद को किंग ऑफ किंग्स तक कहलवाने लगे। और इस बदलाव में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2003 में, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन का जो हश्र हुआ, उसे देखकर गद्दाफी कह सकते हैं थोड़ा सहम गए। उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि वो अपने सारे खतरनाक हथियार खत्म कर रहे हैं। बस फिर क्या था,
पश्चिम के साथ उनके रिश्ते सुधरने लगे। टोनी ब्लेयर जैसे बड़े बड़े नेता उनसे हाथ मिलाने त्रिपोली पहुंच गए। लेकिन ये दोस्ती, ये सुलह ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, क्रांति और पतन। जब अरब स्प्रिंग की आंधी लीबिया पहुंची। साल 2011 ट्यूनीशिया और मिस्र से उठी अरब स्प्रिंग की आग धीरे धीरे लीबिया तक पहुंच गई। लोग भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, लेकिन गद्दाफी ने प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन एक भयानक गृहयुद्ध में बदल गया। जल्द ही नाटो ने दखल दिया और फिर गद्दाफी के दिन गिने चुने रह गए। अगस्त आते आते विद्रोहियों ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जा कर लिया और आखिरकार 20 अक्टूबर 2011 को अपने ही शहर सिरते में गद्दाफी को एक पाइप में छिपा हुआ पाया गया और वहीं विद्रोहियों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। तो इस तरह गद्दाफी के 42 साल के राज का एक खूनी अंत हुआ। लेकिन वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? चलिए अब आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं, एक विरोधाभासी विरासत। आखिर वो संत थे या शैतान? उनकी विरासत को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उनके काम में अच्छाई और बुराई दोनों ही चरम पर थी। एक तरफ वो गद्दाफी थे जिन्होंने हमेशा बड़ी ताकतों को चुनौती दी, जिन्होंने तेल की दौलत से अपने लोगों के लिए अच्छे अस्पताल, स्कूल और घर बनवाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। दूसरी तरफ वो एक जालिम तानाशाह थे जिसने अपने हजारों विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया, दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को एक सिस्टम बना दिया। गद्दाफी तो चले गए, पर अपने पीछे सवालों का एक ऐसा जंजाल छोड़ गए जिसमें लीबिया आज भी फंसा हुआ है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, उस देश का भविष्य कैसा होगा जिसकी 42 साल की किस्मत सिर्फ एक आदमी की मर्जी और सनक से लिखी गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लीबिया और शायद पूरी दुनिया आज भी तलाश रही है।